हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लेके आए हैं आज आप लोग का जो है क्लास टेंथ है। क्लास टेंथ में जो है ना, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री सब्जेक्ट, उसका चैप्टर 1 जो है, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव्स है, उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को आज आप लोग के बीच लाए हैं। और चैप्टर का नाम है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी पहला चैप्टर जो है आपका हिस्ट्री में, जो क्लास टेंथ के, उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसको बारी बारी से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सब इसी में देख लेंगे। और इस चैप्टर से जो है आपको 7 से 8 नंबर हिस्ट्री पूछा जाता है। यही चैप्टर आपका जो है मेन है, ठीक। इससे बाहर अगर इस वीडियो को देख लेंगे इस चैप्टर में, और आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो किताब के अंतिम में, लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव जो है आपको एग्जाम की दृष्टि से पूछे नहीं जाते हैं, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगर आप देख लेंगे इन वीडियो को, तो आपको बहुत ही अच्छा, और बारी बारी से जितने भी जो है चैप्टर्स है हिस्ट्री का, उन सभी को हम लोग जो है बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का। क्या हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन, यानी इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी में दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी में है यूरोप, ऑप्शन डी में है पश्चिम एशिया। तो इटली एवं जर्मनी जो है फ्रेंड्स, जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर के प्रश्न को क्या कह रहा है। तो कह रहा है फ्रेंड्स, फ्रांस में शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में जो किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए में है हेप्सबर्ग, ऑप्शन बी में है आर्लिया वंश, ऑप्शन सी में है ब्रूबो वंश, और ऑप्शन डी में है जार शाही। तो फ्रेंड्स, फ्रांस में जो किस शासन द्वारा पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा बुर्बो वंश, ठीक। ऑप्शन सी वाला जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो हमारा AR ऑनलाइन क्लास जो है, AR ऑनलाइन क्लासेस, उसमें जो है एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाकर के जो है आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, और आसानी से आप उसमें कॉपी में उतार सकते हैं, या फिर अभी भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, ठीक। ऑप्शन ए में है लाल सेना, ऑप्शन बी में है कार्बोनरी, ऑप्शन सी में है फिलिप हेटारिया, ऑप्शन डी में है डायट। तो देखिए फ्रेंड्स, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी से था। किससे था, कार्बोनरी से था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। यानी इटली एवं जर्मनी के जो एकीकरण था, उसके विरुद्ध में कौन था। ऑप्शन ए में इंग्लैंड, ऑप्शन बी में रूस, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी में है पर्सा, ठीक। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, यहाँ पे कह रहा है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी ऑस्ट्रिया जो था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण की क्या था, विरुद्ध था, ठीक। तो चलिए हम लोग 5वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। और 5वां नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमेनुएल किस पद पर नियुक्त किया, ठीक। ऑप्शन ए में है सेनापति, ऑप्शन बी में है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी में है गृह मंत्री, ठीक। तो काउंट काबूर को जो है विक्टर इमेनुएल किस पद पर नियुक्त किया था, तो वो जो है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। इसका ऑप्शन सी वाला जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग 6 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर 2 में भी ये क्वेश्चन है, यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का क्वेश्चन जो कुछ कुछ मिला हुआ है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग फिर छठा नंबर के प्रश्न को देखते हैं। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लिख लीजिए। ठीक, तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, ऑप्शन बी में है किसान, ऑप्शन सी में है जमींदार और ऑप्शन डी में है नाविक। तो फ्रेंड्स, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। ठीक, इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 में कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक, ऑप्शन ए में लुई 18वां, ऑप्शन बी में नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी में नेपोलियन टू और ऑप्शन डी में है विस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, आप घबराएं नहीं, वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा, क्योंकि यह चैप्टर आपका बहुत ही VVI वाला चैप्टर है। वीडियो को इसकी नहीं कीजिएगा अगर चाहते हैं आपका अच्छा हो। ठीक है, चलिए हम लोग 8वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां नंबर का प्रश्न कह रहा है जालवेरिन कैसी संस्थान थी? ठीक, जालवेरिन जो एक संस्थान थी, कैसी संस्थान थी? क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी में व्यापारियों की, ऑप्शन सी में विद्वानों की, ऑप्शन डी में है पादरी एवं समांतों की। तो जालवेरिन जो संस्थान थी ना, तो जालवेरिन संस्थान व्यापारियों की थी। किसकी संस्थान थी? व्यापारियों की। जालवेरिन संस्थान किसकी थी? व्यापारियों की। इसलिए इसका ऑप्शन बी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। हम जल्दीबाजी में निकाल देते हैं, आप घबराए नहीं। तो चलिए हम लोग फिर 9वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? ठीक, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है मेजनी, ऑप्शन बी में है हिटलर, ऑप्शन सी में है विस्मार्क और ऑप्शन डी में है विलियम वन। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा विस्मार्क। ठीक, कौन हो जाएगा? विस्मार्क। यानी ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 10वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है और यही चैप्टर लंबा है और बाकी जितने भी चैप्टर्स आपको हिस्ट्री में मिलेंगे वो आपको जो है लंबा नहीं मिलेंगे। ठीक, तो चलिए 10वां नंबर में कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ठीक, तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1864, ऑप्शन बी में है 1866, ऑप्शन सी में है 1870 और ऑप्शन डी में है 1871। तो फ्रेंड्स, फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी VVI आपका हो जाएगा। ठीक, वैसे VVI तो जब तक एग्जाम ना हो सबको VVI मानना चाहिए, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही VVI है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग 11वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ठीक, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए में कह रहा है 1820, ऑप्शन बी में कह रहा है 1821, ऑप्शन सी में कह रहा है 1822, ऑप्शन डी में कह रहा है आपका 1823। तो नेपल्स क्रांति कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, नेपल्स की जो क्रांति जो हुई थी 1821 में हुई थी। ठीक, कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 12वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 12वां नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए में है फ्रांस और ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी में है हंगरी, ऑप्शन डी में है इंग्लैंड। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ना वो इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 13वां नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ठीक, तो यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? ऑप्शन ए में 1835, ऑप्शन बी में कह रहा है 1832, ऑप्शन सी में कह रहा है 1842, ऑप्शन डी में कह रहा है 1830। तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र जो घोषित किया था गया था 1832 में जो है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र जो है घोषित कर दिया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर 14वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर में क्या कह रहा है हम लोग का? तो 14वां नंबर में कह रहा है हम लोग का कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? ठीक, कार्बोनरी जो संगठन हुआ था किस वर्ष हुआ था? ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा है 1832, और ऑप्शन बी में कह रहा है 1815, ऑप्शन सी में कह रहा है 1810, और ऑप्शन डी में कह रहा है 1830। कार्बोनरी संगठन जो हुआ था कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1810 जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 15वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 15वां नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ऑप्शन ए में कह रहा है 1828, ऑप्शन बी में कह रहा है 1829, ऑप्शन सी में कह रहा है 1830, और ऑप्शन डी में कह रहा है 1831। तो फ्रेंड्स एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी कब हुई थी? तो 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। कब? 1829, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग तेजी से निकालते हैं, और चाहेंगे तो हम पूरा समझा समझा कर भी आपको बता सकते हैं, इसलिए नहीं बताते कि फिर समय बहुत लग जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में जो शॉर्ट टाइम चाहिए हम लोग को, समय की बचत होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 16वां नंबर के प्रश्न को। 16वां नंबर में कह रहा है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी किन किन दो देशों के बीच हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है आपका तुर्की रूस, ऑप्शन बी में कह रहा है यूनान और पोलैंड, ऑप्शन सी में कह रहा है तुर्की और हंगरी, ऑप्शन डी में कह रहा है हंगरी और पोलैंड। तो दोस्तों एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी किन दो देशों के बीच हुई थी? तो वो जो है तुर्की और रूस के बीच हुई थी। ठीक, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर 17वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर में क्या कह रहे हैं हम लोग का? 17 नंबर में कह रहा है सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ? ठीक, यानी सेडान का जो युद्ध हुआ था किन दो देशों के बीच हुआ था? ठीक, ऑप्शन नंबर ए में पर्सा और ब्रिटेन, ऑप्शन बी में कह रहा है ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन सी में कह रहा है फ्रांस और पर्सा, और ऑप्शन डी में कह रहा है पर्सा और रूस। ठीक, तो यहाँ पे सेडान का जो युद्ध हुआ था आपका फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ठीक, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ठीक, ये वीवीआई क्वेश्चन भी हम लोग कह सकते हैं। तो सेडान का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर में हम लोग का क्या कह रहा है? सॉरी 18 नंबर नहीं है, टाइप मिस हुआ है, तो यहाँ पे 19वां नंबर का बुलाएगा। 19 नंबर में हम लोग का क्या कह रहा है? पोलैंड विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड विद्रोह जो हुआ था किसने उसको कुचल दिया? ऑप्शन ए में कह रहा है रूस, ऑप्शन बी में कह रहा है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में कह रहा है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी में कह रहा है फ्रांस। तो पोलैंड के विद्रोह को जो है किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड के जो विद्रोह है ना, किसने कुचल दिया था उसको? तो रूस ने कुचल दिया था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो रूस ने कुचल दिया था। ठीक है, तो आपका 19वां नंबर का ए नंबर जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग 20वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर में क्या कह रहा है हम लोग का? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यानी सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए में कह रहा है सेडान, ऑप्शन बी में कह रहा है सेडेवा, ऑप्शन सी में कह रहा है साइडान, ऑप्शन डी में कह रहा है फ्रैंकफर्ट। तो देखिए सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? सेडान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सेडान में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, हम लोग 21वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर में क्या कह रहा है हम लोग का? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ठीक, ऑप्शन ए में कह रहा है जर्मनी, ऑप्शन बी में कह रहा है यूनान, ऑप्शन सी में कह रहा है तुर्की, और ऑप्शन डी में कह रहा है इंग्लैंड। ठीक, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो आपका 21 नंबर का सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, यानी यूनान रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग
22 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 22वां नंबर में क्या कह रहा है, युवा इटली संस्थान विकास किया, यानी युवा युवा जो है इटली संस्थान कहाँ विकास किया। ऑप्शन ए में मेजनी ने, ऑप्शन बी में है काउंट काबुर ने, ऑप्शन सी में गैरीवाली ने, ऑप्शन डी में विस्मार्क ने। युवा इटली संस्थान विकास किया, तो किसने किया था युवा इटली संस्थान, तो वो जो है मेजनी ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है ए नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 23 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर में क्या कर रहा है, विस्मार्क निम्न में से क्या था। ठीक, विस्मार्क क्या था, कवि, ऑप्शन बी में कह रहा है नाटककार, ऑप्शन सी में कह रहा है संगीतकार, ऑप्शन डी में कह रहा है कूटनीति। विस्मार्क जो था वो क्या था, तो विस्मार्क जो था ना दोस्तों, वो था आपका कूटनीतिज्ञ था। ठीक, विस्मार्क क्या था, कूटनीतिज्ञ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यानी 24 नंबर में कह रहा है सार्डिनिया पाडमाउंट का शासक कौन था। सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था। ठीक, ऑप्शन ए में कह रहा है नेपोलियन थ्री, ऑप्शन बी में कह रहा है काउंट काबूल, ऑप्शन सी में कह रहा है विक्टर इमेनुअल, ऑप्शन डी में कह रहा है विलियम परथा। तो देखिए दोस्तों, सार्डिनिया पीडमाउंट का जो शासक था कौन था, विक्टर इमेनुअल था। कौन था, विक्टर इमेनुअल था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग 25वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 25वां नंबर का जो प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है यहाँ पे, यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। यूनानी जो है स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। ठीक, ऑप्शन ए में कह रहा है लॉर्ड बायरन, ऑप्शन बी में कह रहा है कासूट, ऑप्शन सी में कह रहा है फ्रांसीसी, ऑप्शन डी में कह रहा है विलियम परथा। तो यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ए में जो है लॉर्ड बायरन। कौन, लॉर्ड बायरन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 26वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर में क्या कर रहा है, जालवे राइन की संस्था किस राज्य ने की, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की। ऑप्शन ए में कह रहा है पर्सा, ऑप्शन बी में कह रहा है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी में कह रहा है सार्डिनिया, ऑप्शन डी में कह रहा है फ्रांस। तो जाल वे राइन की स्थापना जो है किस राज्य ने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पर्सा ने की थी। ठीक, पढ़ने में मिस हुआ, सॉरी। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग 27वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर में कह रहा है आपका हैंगरी की भाषा थी, हैंगरी की भाषा कौन सा थी, इतालवी, ऑप्शन बी में कह रहे मैगयार, ऑप्शन सी में कह रहे पोलिश, ऑप्शन डी में कह रहा है फ्रेंच। तो हैंगरी की जो भाषा थी कौन सा थी, तो मैगियार थी। ठीक, कौन सा, मैगियार। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग फिर तेजी से चलते हैं। 28वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 28वां नंबर का प्रश्न कह रहा है हम लोग का यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय हुआ। यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किसकी हार हुई थी। ऑप्शन ए में कह रहा है रूस की, ऑप्शन बी में कह रहा है तुर्की की, ऑप्शन सी में कह रहा है यूनान की, ऑप्शन डी में कह रहा है फ्रांस की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है किसकी पराजय हुई थी, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की की। ठीक, किसकी पराजय हुई थी, तुर्की की, जो इसमें हार हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए ठीक है, फिर हम लोग 29वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर में कह रहा है मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारी आन जो है किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में इटली और ऑप्शन डी में है जर्मनी। तो ठीक है, तो 29वां नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका फ्रांस हो जाएगा। ठीक, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, तो फ्रांस की थी। ठीक, उसके बाद जो है 30वां नंबर के प्रश्न है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए में है इटली को, ऑप्शन बी में कह रहा है फ्रांस को, ऑप्शन सी में कह रहा है हंगरी को और ऑप्शन डी में कह रहा है यूनान को। ठीक है, तो यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यूनान को। ठीक, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसको कहा जाता था,
तो यूनान को कहा जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर 31 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर में क्या कह रहा है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ठीक, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए में कह रहा है 1688 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1707 में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1788 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1807 में। ठीक, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1688 में। ठीक है दोस्तों, इसमें 1688 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग 32 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर में क्या कह रहा है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। ठीक, किस राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए में कह रहा है ट्यूडर, ऑप्शन बी में कह रहा है आपका स्टुअर्ट, ऑप्शन सी में कह रहा है बुर्बो, और ऑप्शन डी में कह रहा है रोमनो। ठीक, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बुर्बो। ठीक, कौन, बुर्बो। चलिए हम लोग फिर 33 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 33 में कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन ए में 1789, ऑप्शन बी में कह रहा है 1791, ऑप्शन सी में कह रहा है 1801, ऑप्शन डी में कह रहा है आपका 1804। तो देखिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो 1804 में लागू की गई। कब, 1804, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। ठीक, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में है 4। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है 3 युद्ध किए थे। बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे, 3 युद्ध किए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी वाला जो आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 35वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर में क्या कह रहा है, वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। ठीक, वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए में ब्रिटेन, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में फ्रांस, ऑप्शन डी में जर्मनी। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। ठीक, वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, जर्मनी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। 36वां नंबर का प्रश्न है, वीएन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। ठीक, वीएन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने की, प्रस्तुत की। ठीक, ऑप्शन ए में रूस ने, ऑप्शन बी में ब्रिटेन ने, ऑप्शन सी में फ्रांस ने, ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रिया ने। ठीक, तो इसका सही जवाब आपका 36 नंबर का जो है सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रूस ने की थी। किसने की थी, रूस ने की थी। ठीक, चलिए हम लोग फिर 37वां नंबर के प्रश्न को हम तेजी से देखते हैं। 37वां नंबर में कह रहा है यंग इटली के संस्थापक कौन था। ठीक, यंग इटली के संस्थापक कौन था। जियोबर्टी, ऑप्शन बी में काउल, ऑप्शन सी में मेजनी, ऑप्शन डी में गैरिवाल्डी। यंग इटली के जो है संस्थापक थे, कौन थे इसके संस्थापक, तो मेजनी था। ठीक, यंग इटली के संस्थापक कौन थे, मेजनी। तो इसलिए ऑप्शन जो है इसका सी नंबर वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर 38 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर थोड़ा लंबा प्रश्न है। क्या करा है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। यानी जो है अंग्रेजी राजा का हम शासन नहीं करेंगे, उसका जो है उससे अच्छा है कि हम लकड़ी ही काटेंगे, ये मेरे हमें पसंद है। ऑप्शन में लुइस सोलोमा ने, ऑप्शन बी में कह रहा है नेपोलियन पापा ने, ऑप्शन सी में कह रहा है नी नेपोलियन ने, ऑप्शन डी में कह रहा है चार्ल्स दसम ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चार्ल्स दसम ने ये बात कहा था कि अंग्रेजी राजा का जो है शासन नहीं करूंगा बल्कि लकड़ी काटूंगा, ये मुझे पसंद है। ठीक, तो 39वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर में क्या करें हम लोग का, पर्सा का शासक कौन था। ठीक, पर्सा का शासक कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी में कह रहा है नेपोलियन, ऑप्शन सी में कह रहा है विक्टर इमेनुएल, और ऑप्शन डी में कह रहा है विलियम प्रथम। तो पर्सा का जो शासक था कौन था, तो पर्सा का शासक जो था
वो था विलियम प्रथम। ठीक, पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम था। ठीक, तो चलिए हम लोग 40वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर में क्या कह रहा है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? और ये बहुत ही VVI प्रश्न है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ठीक, ऑप्शन ए में कहा है रूस को, ऑप्शन बी में है जर्मनी को, ऑप्शन सी में है तुर्की को, और ऑप्शन डी में है यूनान को। ठीक, तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता था, किसको कहा जाता था? तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता था। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला जो इसका सही आंसर हो जाए। चलिए हम लोग 41वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर में क्या करें? नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की? ठीक, नेपोलियन ने जो है जर्मन में किस संघ की स्थापना की? तो इसका ऑप्शन ए में है ट्रांसपेडेंट संघ। ठीक, और ऑप्शन बी में कह रहा है सेसेल पाइन संघ, सीसेल पाइन संघ। ऑप्शन सी में कह रहा है राइन संघ, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो 41 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, राइन संघ जो था वही नेपोलियन ने जर्मनी की संघ की स्थापना की। ठीक, तो चलिए हम लोग 42वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर में क्या कह रहा है? किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? समझे, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ऑप्शन ए में कह रहा है वीना की संधि द्वारा, ऑप्शन बी में कह रहा है कुस्तिनतुनिया की संधि द्वारा, ऑप्शन सी में कह रहा है पराग की संधि द्वारा, ऑप्शन डी में कह रहा है एंड्रियानोपुल की संधि द्वारा। तो ठीक, तो यहाँ पे जो है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान संघ की स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एंड्रियानोपुल जो है संधि द्वारा हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी नंबर जो है यहाँ पे आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग 43वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 43वां नंबर का प्रश्न कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए में कह रहा है काबुर ने, ऑप्शन बी में कह रहा है मेजनी ने, ऑप्शन सी में कह रहा है विस्मार्क ने, ऑप्शन डी में कह रहा है गैरीबाल्डी ने। तो देखिए यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की जो है स्थापना जो की थी दोस्तों वो मेजनी ने की थी। ठीक, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। चलिए हम लोग 44वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। नौ गो एल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गो एल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है इटली में, ऑप्शन बी में है जर्मनी में, ऑप्शन सी में है फ्रांस में, ऑप्शन डी में है ब्रिटेन में। ठीक, तो यहाँ पे 44 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इटली में। ठीक, सही जवाब क्या हो जाएगा? इटली में। चलिए हम लोग फिर 45वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 45 का नंबर का प्रश्न है मेटरनिक कौन था? ठीक, मेटरनिक कौन था? ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑप्शन बी में कह रहा है पर्सा का चांसलर, ऑप्शन सी में कह रहा है फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन डी में कह रहा है रूस का जार। ठीक, तो मेटरनिक जो है कौन था दोस्तों? तो मेटरनिक जो था ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ठीक, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर 46वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर में कह रहा है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में कह रहा है 1810 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1815 में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1830 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1848 में। कार्बोनरी की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1810 में जो है कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर में कह रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद जब फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए में कह रहा है निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन बी में कह रहा है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी में कह रहा है गणराज्य, ऑप्शन डी में कह रहा है संवैधानिक राजतंत्र। तो देखिए दोस्तों आपका जो है 47 नंबर का जो है सही जवाब हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 48वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर में क्या कह रहा है लाल कुर्ती नामक संस्थान का गठन किसने किया था? ठीक, लाल कुर्ती नामक संस्थान का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए में कह रहा है बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी में कह रहा है काउर ने,
ऑप्शन सी में कह रहा है मेजनी ने, ऑप्शन डी में कह रहा है गायवाली ने, तो गैरीवाली ने। तो यहाँ पे लाल कुर्ती नामक संस्थान का गठन जो किया था, किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैरीवाली ने। ठीक, गैरीवाली ने लाल कुर्ती नामक संस्थान का गठन किया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है डी नंबर वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर 49वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर में क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो किस घटना से माना जाता है? तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में है पुनर्जागरण, ऑप्शन बी में धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी में है गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी में क्या है फ्रांस की क्रांति। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर 50 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। और जो है हम आपको पहले ही बता देंगे ये VVI प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? ठीक, ऑप्शन ए में बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, ऑप्शन सी में विलियम प्रथम ने, ऑप्शन डी में गैरीवाली। तो रक्त एवं लोह की नीति जो है किसने अपनाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बिस्मार्क ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। इसलिए इसे ऑप्शन जो है ए नंबर जो है सही आंसर आया। ठीक है, 51 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का जो एकीकरण दोस्तों पूरा हुआ? ऑप्शन ए में है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी में क्या है सेडाओ का युद्ध, ऑप्शन सी में क्या है परसान डेरमार्क युद्ध, ऑप्शन डी में क्या है सेडान का युद्ध। तो देखिए दोस्तों किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इसलिए इसका जो है सेडान का युद्ध जो है राइट आंसर, यानी सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर सही आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम लोग फिर 52 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आपका? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए में डेनमार्क की संधि द्वारा, ऑप्शन बी में कह रहा है गैस्टिन की संधि द्वारा, ऑप्शन सी में कह रहा है पराग की संधि द्वारा, ऑप्शन डी में कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी जो है सही हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है और अंतिम प्रश्न को देखते हैं, इसके बाद और कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ठीक, फ्रांस हो गया, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर ऑप्शन ए में कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी में कह रहा है नेपोलियन थ्री, ऑप्शन सी में कह रहा है विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन डी में कह रहा है विलियम प्रथम। तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था दोस्तों? तो उस समय नेपोलियन थ्री था। ठीक, तो ये हमारा 53 प्रश्न था, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जो है साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, ताकि जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।